हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। किससे क्रांति बच्चों? तो कलम से क्रांति। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो लगातार एमसीक्यू देखते आ रहे हैं, तो अब उसी का जो आगे हम लोग आज देखने वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे जो आपके स्टेटमेंट वाले होते हैं। ठीक, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछते हैं, फिर भी आप नहीं कर पाते हो। ठीक, तो आज ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो एमसीक्यू बेस होंगे। ठीक है ना, मतलब स्टेटमेंट बेस होंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं फिर भी आप गलतियां करते रहते हो। तो आज सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे उसी पे बेस्ड होंगे। ठीक, बिल्कुल इत्मीनान से आंसर देना, जल्दीबाजी कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का देखते हैं। पहला पॉइंट, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये एक स्टेटमेंट है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है ना, सही है या गलत है कि वास्तव में उसने 17 बार आक्रमण किया या नहीं किया? तो आप सबको पता है कि महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार? 17 बार आक्रमण करता है। इसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कि वो कितनी बार आक्रमण करता है, 17 बार। तो बिल्कुल सही बात है। अब कारण क्या है भाई, रीजन क्या है? तो कारण क्या है, वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। पहला तो सही है, लेकिन अस्थायी मुस्लिम शासन, बताइए फटाफट तेजी से कमेंट करके कि अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था कि नहीं? अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना वो करना चाहता था कि नहीं? ठीक, तो आंसर होगा नो। वो अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था, बल्कि महमूद गजनवी का दो उद्देश्य था। बहुत बढ़िया आंसर सभी के। तो दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य क्या था? दो उद्देश्य था उसका। पहला उद्देश्य भारत में धन की प्राप्ति। पहला उद्देश्य धन की प्राप्ति। ठीक, पहला उद्देश्य क्या था? तो धन की प्राप्ति। और दूसरा उद्देश्य क्या था? तो दूसरा उद्देश्य क्या था? तो मोहम्मद गजनवी का तो पहला धर्म की प्राप्ति, दूसरा उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का प्रचार करना। ठीक है ना, इस्लाम का प्रचार करना, ये इसका उद्देश्य था। तो दूसरा वाला कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब अस्थायी शासन नहीं स्थापित करना था, यानी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। तो ए सही है और आर गलत है। तो ए आर दोनों सही है, तो गड़बड़ हो गया। ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए सही है परंतु आर गलत है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो सी आंसर। राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट तेजी से बिना डिले किए हुए। ठीक, Given the following are two statement, one is label as a जो है assertion and the other जो है label as a reason। तो पहला क्या है assertion? तुर्किश इन्वेजन ऑफ इंडियन was सक्सेसफुल। तो भारत में तुर्कों का आक्रमण सक्सेसफुल था। कारण क्या था? देयर वर नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है ना, भारत में कोई भी, नॉर्थ इंडिया में कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, इस कारण से तुर्कों का आक्रमण क्या हुआ? तो सक्सेसफुल था। ठीक है ना, तुर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज सक्सेसफुल, मतलब भारत पर तुर्कों का आक्रमण सक्सेसफुल रहा। ठीक है, कारण क्या था कि भारत में कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। ठीक है ना, भारत में कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। फिर से देख लो, हिंदी में भी देख लो कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। ठीक, सफल हुए कि नहीं सफल हुए? बिल्कुल सक्सेसफुल थे तुर्की, तभी तो मुस्लिम साम्राज्य बनते हैं सारे के सारे। ठीक, गजनी, गोरी, कासिम, हिंद, ये सब का कैसे आते? तो उनका उद्देश्य बिल्कुल सक्सेसफुल था। ठीक, दूसरा, उत्तर भारत में कोई भी राजनीतिक एकता नहीं थी, कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी थी कि नहीं थी? तो राइट आंसर होगा, अगर पॉलिटिकल यूनिटी होती, अगर राजनीतिक एकता होती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो राजनीतिक एकता तो वैसे भी नहीं थी। तो राइट आंसर कारण क्या होगा? तो आर। ठीक है ना, मतलब दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इंडस वैली जो कल्चर है, ठीक है ना, इंडस वैली कल्चर जो है वो डिफरेंट था वैदिक काल से। इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, कारण क्या था? ठीक है ना, इट हैड जो फैसिलिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्बन लाइफ। ठीक है ना, मतलब ठीक कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के पास वो कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर से कैसे सिंधु घाटी सभ्यता अलग थी? तो उनके पास सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि उसके पास शहरी सुविधाएं थी। बिल्कुल सही, उनके पास शहरी सुविधाएं थी इसलिए अलग थी। ठीक है ना, इट हैड, ठीक है ना, हायरो जो है गाइलोफिक स्क्रिप्ट, अरे गलत दिया है, मतलब पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी। बिल्कुल सही बात है, चित्रलेखी लिपि थी। ठीक, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ठीक है ना, रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल सही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
लोहा नहीं जानते थे, उनको कॉपर के बारे में इंफॉर्मेशन थी, लोहे नहीं जानते, क्योंकि वैदिक काल के लोग क्या जानते थे, तो लोहा के बारे में पूरी नॉलेज थी, ठीक है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। तो उनको लोहे का मतलब फिर समझ लो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा नहीं जानते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयरन के बारे में कुछ नहीं जानते, मतलब लोहा उन्हें पता नहीं था कि लोहा क्या है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है, यानी क्या, तो तीनों आंसर सही होंगे, यानी डी आंसर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना, मतलब सभी आंसर क्या होंगे, सही होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, तो डी आंसर, मतलब सारे सही हैं, इसमें तीन के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, बहुत आपको देखोगे किसी न किसी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो आज सारे स्टेटमेंट वाले अधिकतर क्वेश्चन है, मतलब मान के चलो अगर 10-20 जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें से अधिकतर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले समझ लो लेवल थोड़ा सा टफ होगा, बहुत आसान रहता है, वो ज़्यादा नहीं होता, मगर उसको समझोगे तो कॉन्सेप्ट बेस होता है, ठीक है ना। तो वही कॉन्सेप्ट आप आज सारा का सारा क्लास में वही चलेगा, ठीक है ना। तो जैसे पहले क्या होता था, एक शब्द पा जाते हो ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, गुलाम था, ठीक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद गोरी था, ठीक। फटाफट मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक था। वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश, तो फटाफट आंसर कर देते हो। ये थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको, ठीक है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन जो भी एक आध रहते हैं, एक आध क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आप आसानी से दे पाओ, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन उठाए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द सीक्रेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेस इन इंडिया, मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सीक्रेट, यानी जो क्या उनके मतलब सीक्रेट क्या थे, उनके सीक्रेट होने के मतलब उनके सक्सेस होने का क्या सीक्रेट था, क्या राज था, ठीक है ना। लैक ऑफ नेशनल एस्पिरिट इन इंडिया, द कंपनी आर्मी रिसीव वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड हैड मॉडर्न वेपन्स, ठीक है ना। इंडियन सोल्जर लैक नेशनल स्पिरिट एज ए रिजल्ट ऑफ विच someone who would pay them a god salary could be employed in their services, ठीक है ना। all of the above, ठीक है। चलो हिंदी वाला भी समझा देते हैं आपको कि भाई क्या था। तो पहला था भारत में राष्ट्रीय भावना का अभाव, ठीक है ना। भारतीयों में राष्ट्रीय मतलब उस समय भारत में राष्ट्रीय भावना थी कि नहीं थी। पहले क्वेश्चन होता भारत में कंपनी बनती कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है कब, तो 31 दिसंबर 1600, ठीक है ना। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। तो वो भारत में सफल क्यों होती है, भारत में आती है 1608 में। तो एक क्वेश्चन होता है कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुल क्यों रही, क्या कारण था। तो पहला चीज, भारत वालों में राष्ट्रीय भावना थी या नहीं थी, तो बिल्कुल नहीं थी, कमी थी इस कारण से, ठीक है। अगर राष्ट्र भावना होता तो जैसे अभी हम लोगों के अंदर नेशनलिज्म है, तो कोई भी कंपनी, कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, कोई भी हो, सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोगों के देशभक्ति है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ है तो बिल्कुल ठीक है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी था कि भाई उन्हें वेस्टर्न जो है एक तरीके से ट्रेनिंग मिला हुआ था, उनके पास मॉडर्न वेपन भी थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे और अपनी सेवा में लगा सकता था। बिल्कुल सही है भाई, जब नेशनलिज्म है नहीं तो अपने अपने बारे में लोग सोचते हैं, और फिर चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे कोई भी हो, जो उन्हें बढ़िया पैसा देगा, ठीक, भारत वाले उसकी सेवा करेंगे। यही कारण कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर 10 सैनिक थे तो भारतीय सैनिकों की संख्या हजारों में हुआ करती थी, ठीक है ना। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के 10 सैनिक हैं, मान लो 100 सैनिक हैं, भारत के 10,000 सैनिक हैं, ठीक है ना, तो बड़े आराम से 100 सैनिक इनके ऊपर रूल करते। क्यों, क्योंकि इन्हें अच्छा पे करते अंग्रेज हमें, ठीक। तो उस समय हम लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं थी, तो अच्छा वेतन दे करके अपनी सेवा में वो लगाते रहते थे। तीनों सही है, तो यानी गलत कौन सा है, तो सभी सही है, ऊपर तो ऑल ऑफ दीज मतलब तीनों सही हैं। तो भारत में यही कारण है कि राष्ट्रवाद की भावना डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। ये आपका फेवरेट क्वेश्चन मिल जाएगा क्योंकि 1 लाइनर है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई थी तो उस समय किसका रूल था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लुइस 14, लुइस 18, ठीक है ना, लुइस 13, लुइस 14 या लुइस, यहाँ पर दोनों लिख दिया, लुई 14वां 15वां, ये 15वां है, गलती से 14वां लिखा है, तो लुई 15वां, ठीक, लुई 14वां, लुई 13वां। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ए आंसर, लुई 14वें के शासनकाल में, ठीक है। लुई 14वें के शासनकाल में 1664 में एक कंपनी बनती है जिसे कहते हैं क्या, तो ईस्ट इंडिया, अरे जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो 1664 में बेटा कौन सी कंपनी बनी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और कौन सा, तो ब्रिटेन का फ्रांस का एक सम्राट थे जिनका नाम था लुइस, तो लुइस 14, लुइस 14वें के शासनकाल में कंपनी बनती है जिसे कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लुइस 14 के शासनकाल में कंपनी बनती है जिसे कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक, पहला, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। इसमें से मतलब भारतीय कंपनी का फाउंडर किसे माना जाता है भारत में, ठीक है। भारतीय कंपनी का संस्थापक किसे मानते थे, ठीक है ना, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। तो देखो अगर हम बात कर ले तो फ्रैंको मार्टिन भी आता है, फ्रैंको मार्टिन भी होता है, कोलबर्ट भी होता है, हेनते। तो कोलबर्ट जो होता लुई 14 का मंत्री था, लुई 14वें का मंत्री था, ठीक है ना, लुई 14वें का मंत्री था कोलबर्ट, ठीक है ना। उसी के लीडरशिप में कंपनी स्थापित होती है जो भारत के व्यापार के लिए लगती है, ठीक है ना। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है किसके, तो कोलबर्ट की मदद से, ठीक है ना। कोलबर्ट की मदद से कंपनी बनती है। अगर कोलबर्ट नहीं मिलेगा तो आपको मार्क करना फ्रैंको मार्टिन। अगर कोलबर्ट नहीं मिलता तो आपको मार्क करो क्या, तो फ्रैंको मार्टिन, ठीक। चलिए, कोलबर्ट की मदद से बनती है कौन सी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, लेंदी क्वेश्चन है, ठीक। इसके आंसर इतना आसान नहीं होते, थोड़ा सा उसको सोचना पड़ता है। बिना सोचे आंसर दोगे तो उसके आंसर हमेशा गलत होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला इस कथन है और वक्तव्य है पहला स्टेटमेंट है और दूसरा क्या है, रीजन है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाकर सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली, ठीक है ना, सारी सत्ता अपने हाथों में। यानी बलबन ने अपने शासन को पावरफुल बनाकर सारी पावर अपने हाथों में ही सेंट्रलाइज कर ली, ठीक है ना। बलबन ने सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, पहला पॉइंट कथन है। कारण क्या है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से, ठीक, मंगोल आक्रमण से बचाना चाहता था। मंगोल आक्रमण से करना चाहता था, नहीं बचाना चाहता है। वो उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से यहाँ करना चाहता था, गलती से मिटा गया, बचाना चाहता था, ठीक, बचाना चाहता था, ठीक। वो अपनी सीमा को मंगोलों आक्रमण से बचाना चाहता था, यानी सुरक्षित रखना चाहता था, ठीक है ना, तो बचाना चाहता था। तो बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली जरूर बनाया, ये बिल्कुल सही है 100%, और केंद्रीकृत भी रखा। और वह पश्चिमी सीमा को भी मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था, बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करना चाहता था। व्याख्या नहीं करता, क्यों नहीं व्याख्या करता भाई? बलबन ने अपने जो सेना को, अपने आप को पावरफुल बनाया, उसके पावरफुल बनाने के पीछे 2-3 रीजन है। क्यों पावरफुल बनाता है? तो पावरफुल इसलिए बनाता है क्योंकि उस समय वो चाहता था कि सुल्तान की जो वैल्यू थी, जो सुल्तान की जो प्रेस्टीज थी, ठीक है ना, वो गिर चुकी थी। तो दोबारा सुल्तान का वैल्यू रहे बढ़िया, अच्छा खासा, मतलब एक गुलाम दूसरे गुलाम की बढ़िया इज्जत करे, इसीलिए उसने सुल्तान की वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए किया था, ना कि मंगोलों के लिए। वो सेना का गठन मंगोलों के लिए करता है, ठीक है, सेना का गठन मंगोलों के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्ति के लिए करता है, ठीक है ना। मतलब वो चाहता था एक शक्तिशाली शासक बनना ताकि लोग उसकी इज्जत कर सके, ठीक है ना, इसलिए दैवी सिद्धांत लागू करता है, जिले इलाही नियाबत खुदा, इस तरह के। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो राइट आंसर होगा बी आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलबन के संबंध में क्या सही नहीं है, ठीक है ना, बलबन के जो है बारे में बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बलबन के बारे में बताना, कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बलबन। बलबन के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, ठीक है ना, बताना आपको बलबन के कथन के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये फटाफट तेजी से बताना कौन सा कथन सही नहीं है। उसने नियाबत खुदाई, ठीक है ना, नियाबत खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है ना। नियाबत खुदाई का मतलब होता है खुदा का प्रतिनिधि, इसका मतलब होता है क्या? तो खुदा का प्रतिनिधि, खुदा का प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, इसका मतलब होता है खुदा का प्रतिनिधि, ठीक है ना। तो खुदा का प्रतिनिधि अपने आप को डिक्लेयर करता है, तो बिल्कुल सही है।
उसने इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। तो यहाँ पे गलत बताना है, इक्तेदारी सिस्टम, ही स्टार्टेड इक्तेदारी सिस्टम, ही स्टार्टेड द इक्तेदारी सिस्टम, गलत है। इक्तेदारी सिस्टम ये नहीं बनाता, बल्कि कौन स्टार्ट करता है, तो इल्तुतमिश, ठीक है ना, इल्तुतमिश ये क्या करता है, इक्तेदारी सिस्टम स्टार्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसने एकता प्रथा शुरुआत की, ये गलत है, यानी ये क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें गलत पूछ ही रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। ही इंडर द इन्फ्लुएंस तुर्काने चेलगानी, तुर्काने चेलगानी से प्रभावित था, ठीक, समाप्त किया तुर्काने चेलगानी को, बिल्कुल सही बात है। उसने बंगाल के विद्रोह को दबाया, बिल्कुल, तुगरिल खां का विद्रोह होता है उसको दबाता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा, तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इनको मैच करना है, यह हड़प्पा कालीन कुछ स्थल है और इनको मैच करना है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ऐसे भी हमने डाल दिया ताकि आप आसानी से करो। इनको मैच करना कि भाई मांडा कहाँ है, दहमाबाद कहाँ है, कालीबंगा कहाँ, राखीगढ़ी कहाँ, और इधर स्थिति क्या है, राजस्थान है, हरियाणा है, जम्मू है, महाराष्ट्र है, ठीक। तो महाराष्ट्र, इनको मैच करना कि कौन सा सही ढंग से मैच कर रहा है। तो मैच करें आप लोग फटाफट तेजी से, मैच करके बताना है कि भाई कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। चलिए आंसर आने शुरू हो गए, चलिए बहुत बढ़िया, मिलाते हैं। तो मांडा कहाँ पर है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में, ठीक। दहमाबाद कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ पर होगा, तो पहले जम्मू कश्मीर में, मांडा जम्मू कश्मीर मिला लेते, तो मांडा जम्मू कश्मीर, 1 का 3, बाकी सारे वैसे खत्म हो गए, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, तो सी आंसर, ठीक। कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है ना। राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो हिसार हरियाणा में। तो राइट आंसर क्या हो गया, तो सी आंसर। राइट आंसर क्या हो गया बेटा, तो सी आंसर। राइट आंसर क्या हो गया, तो सी आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझना, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नॉर्मल नहीं कराए जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए हमने सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होगा बट फिर भी ठीक, जितना होगा काफ़ी सफिशिएंट होगा, जितना संभव होगा उतना क्वेश्चन करवाएंगे। देखो मोहनजोदारो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, तो बिल्कुल सही है, कथन है और कारण है। तो कथन मोहनजोदारो हड़प्पा विलुप्त हो गए, सही या गलत, तो बिल्कुल सही बात है, वो गलत विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल व्याख्या कर रहा है। भाई देखो हड़प्पा मोहनजोदारो थे तो, ठीक है ना, लेकिन अब खुदाई के दौरान, सॉरी एक मिनट फिर से आते हैं। हड़प्पा मोहनजोदारो अब विलुप्त हो गए, बिल्कुल सही बात है, वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए, बिल्कुल प्रकट हुए, लेकिन वो साहब इस कारण से नहीं बन रहे थे, मतलब व्याख्या नहीं करेगा। व्याख्या इसलिए नहीं करेगा क्योंकि प्रकट हुए, मतलब सडनली आ गए, तो पहले से थे, प्रकट थोड़ी हुए यार, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। प्रकट हुए, बिल्कुल से प्रकट हुए हैं खुदाई के दौरान, लेकिन ऐसा थोड़ी था कि इसके कारण से वो गायब हुए, ठीक है, इसके कारण से गायब हुए, बिल्कुल नहीं है, ये बात व्याख्या नहीं करता हुआ किस कारण से विलुप्त हुए थे। तो कारण खुदाई वाला विलुप्त नहीं है, मतलब बिल्कुल दोनों, ये भी सही है और ये भी सही है, बट व्याख्या नहीं कर रहा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो बी आंसर। बी आंसर मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ए आर दोनों सही बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा सही ढंग से, ठीक है ना। भाई दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा सही ढंग से। अब बात कर लें स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही ढंग से जो है इस बात की पुष्टि नहीं करा। तो स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ठीक है ना, बताना आपको इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन के संबंध में उसमें कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है ना, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला क्वेश्चन है कुछ विशिष्ट मुस्लिम आंदोलन में शामिल हुए, पहला, ठीक है ना। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, तो सही या गलत, ठीक। दूसरा, बंगाल आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए, सही या गलत, या बंगाल तक सीमित रहा, ठीक है ना, या बंगाल तक सीमित रहा। तो स्वदेशी आंदोलन बताना क्या सही नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला, कुछ विशिष्ट मुस्लिम आंदोलन में शामिल है, बिल्कुल सारे मुस्लिम तो आंदोलन में शामिल नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग जो बनती है 1906 में बनती है। बंगाल विभाजन कब होता है बेटा, स्वदेशी आंदोलन जो होता है बंगाल विभाजन के विरोध में होता है, ठीक है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को होता है, उसी के विरोध में कौन सा आंदोलन चला, तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला गया। तो स्वदेशी आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें ये था कि भाई सारी स्वदेशी चीज़ें यूज करना, विदेशी सारे प्रोडक्ट को क्या करना, तो बायकॉट करना, बहिष्कार करना, ठीक है ना। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान शामिल हुए, बिल्कुल सही है।
स्त्रियों ने आंदोलन में भागीदारी की, बिल्कुल। सारे मुसलमान नहीं आते, क्योंकि मुस्लिम लीग सभी जितने भी मुसलमान थे उनको इससे जो मना करते हैं कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करो, कांग्रेस का विरोध करो। तो स्त्रियों ने भी भागीदारी की, बिल्कुल सही। आंदोलन में बंगाल के किसान बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक, किसानों ने बहुत ज़्यादा भाग नहीं लिया, बिल्कुल सही है, और वो इसमें शामिल भी नहीं हुए, तो ये भी सही, ठीक, मतलब ये सही है। या बंगाल तक सीमित रहा, ये गलत है। इसका विरोध कई जगह हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और भी सारे जगह हुआ कि बंगाल को दोबारा लाया जाए। अगर विरोध नहीं होता, अगर तेज़ी से विरोध नहीं होता तो पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन नहीं चलता। और दूसरी बात, तेज़ी से विरोध भी नहीं हो, अगर विरोध नहीं होता तो आप मान के चलो कि स्वदेशी प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ते, स्वदेशी प्रोडक्ट भी आगे नहीं बढ़ते, और भी दुनिया भर के काम थे जो नहीं होते। तो राइट आंसर क्या हो गया? तो डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात कर लें, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिलती है। मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट से लोगों को जागरूक करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, ठीक है ना। अब आते हैं भाई, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, ठीक है, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, ठीक। चलो फिर से देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। तो बिल्कुल सही बात है कि जो लोग ये चाहते थे कि गांधी के बारे में, जैसे भगत सिंह को गांधी जी ने कहीं नहीं बचाया, ठीक है ना, उन्होंने कोशिश भी नहीं की, कोशिश करते तो हो सकता कुछ रिजल्ट आता, बट उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। तब लोगों को गांधी से थोड़ा सा विश्वास भी उठ रहा था, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। उधर सुभाष चंद्र बोस जी भी किनारे जा चुके थे, ठीक है। तो गांधी ने सडनली भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, तो उसी दौरान गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया और भारत के जितने भी लोग थे उन सबको फिर से जागरूक किया कि देखो देशभक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक गांधी ने कुछ नहीं किया, गांधी ने बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसा कह सकते हो मोटा मोटा। मतलब उन्होंने देशभक्ति लोगों के अंदर जागरूक करने का काम किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन को लोगों को जागृत करने, बिल्कुल सही बात है, और साहस भी दिलाता है। और गांधी ने जो करो मरो का नारा दिया था वो लोगों के दिमाग में आ गया है, या तो यार कुछ करो, पहला पॉइंट आता है, करो या मरो, या तो कुछ करो या तो अपने जान को दो। उन्होंने, गांधी ने कहा था या तो कुछ करो या मरो। उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, उन्होंने कहा था या तो देश को आज़ाद करा लो या तो उसकी आज़ादी में अपने प्राण को त्याग दो। लेकिन प्रॉपर वे में करो मरो का नारा एक्सप्लेन करने की लोगों के विचार में था ही नहीं कि गांधी चाहते क्या है। तो युवा वर्ग ने कहा करो मरो कैसे, तो मार के मरोगे, ठीक। और वहीं पर ठीक हिंसा दोनों के विचारधारा, इसलिए कहा जाता आज भी करो या मरो का मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस भी है, वायलेंस भी। लोगों के मनों में आ गया था और यही पता चलती है कि लोगों के जागरूक करने में मदद भी मिलती है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ए आंसर होगा। मतलब ये एक्सप्लेन भी कर रहा है और बढ़िया सा आंसर दे रहा, तो राइट आंसर क्या होगा? तो ए आंसर। अगला कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की पराकाष्ठा थी। तो सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, ठीक। कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज का समय सिर्फ एक तकाजा था। तो बिल्कुल सही बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करोगे, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन की पूरा एक्सट्रीम माना जाता है। मतलब जैसे नेशनलिज्म जो होता है, राष्ट्रवाद जो होता है, उसका एक्सट्रीम पॉइंट माना जाता है कि हर जगह अंग्रेजों को मारना। भारत वालों का पूरा, मतलब भारत के जितने भी नेता लोग थे उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों का किसी भी तरह से मदद ना करो, ठीक है ना। और उधर चंद्रशेखर आज़ाद जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का आक्रमण हो जाता है, फैज वाला हिसाब किताब शुरू हो जाता है। इधर भारत के नौसैनिक विद्रोह कर देते हैं, सेना में विद्रोह हो जाता है, बहुत तेज़ी से आंदोलन चलता है। इसको बाद हम लोगों को कोई आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो देश आज़ादी की तरफ अग्रसर हो जाता है। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी तरह से पराकाष्ठा थी, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट था। इसके बाद किसी आंदोलन को करने की नीड हम लोगों को नहीं पड़ी। दूसरा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया समय का तकाजा था। मतलब पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होना इसी के परिणाम स्वरूप शुरू हो जाता है। मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी बची थी, सिर्फ फॉर्मेलिटी बची थी कि देश आज़ादी के लिए लो भैया हम आज़ाद कर रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन, इतने अंग्रेज मारे गए, इतने अंग्रेज मारे जाते इस आंदोलन में कि आज भी गुमशुदा की तलाश है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आंसर करिए।
तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही है क्विट इंडिया मूवमेंट का ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहता है, इसीलिए हम इसको और डिटेल में जा रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति घृणा की भावना से, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति, ठीक है ना, प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए, ठीक है ना, एक दूसरे के नज़दीक आ गए। कारण क्या है? जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1947 के आंदोलन से दूर रहने को कहा, ठीक है ना। 1900 और जो है मुसलमानों को, ठीक 1942 के आंदोलन, जिन्ना ने मुसलमानों को 1942, गलती से 1947 लिखा, 1942 तभी एक्सप्लेनेशन होगा, मुसलमानों को 1942 के आंदोलन से दूर रहने को कहा। हाँ, तो कहाँ पर थे बच्चों? तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा थी, मतलब जितना मुसलमान था जितना अंग्रेज। तो बिल्कुल सही है, गलत है? तो बिल्कुल सही है, अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति घृणा, क्यों कांग्रेस के प्रति घृणा। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ सारे मुसलमान नहीं थे, तो मुसलमान का मतलब यहाँ ओवरऑल की बात हो रही, तो अधिकतर कांग्रेस से जलते थे, क्योंकि कांग्रेस की घृणा के प्रति भावना आ चुकी थी। जिन्ना के जो पक्के सहयोग, अंग्रेजों का पक्का सहयोगी बन चुका था मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक, इस कारण से कहीं ना कहीं तो उसने पहले 1942 में कहा था कि कोई भी मुसलमान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस का साथ नहीं देगा। मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट था, इसीलिए जो है अंग्रेजों का सपोर्ट खूब बड़े पैमाने पे करता है। तो बिल्कुल सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है और व्याख्या भी कर। अंग्रेज और मुसलमानों का विजन एक हो चुका था, अगर नहीं होता तो शायद पाकिस्तान नहीं बनता। तो अंग्रेज और मुसलमान दोनों कांग्रेस से कहीं ना कहीं घृणा की भावना आ चुकी थी, अगर नहीं होता तो आज पाकिस्तान का निर्माण नहीं होता। और मोहम्मद अली जिन्ना खुद कहता कि कोई भी मुसलमान, कोई ब्रिटिश सहयोगी की तरह मोहम्मद अली जिन्ना काम करता है और कहता है कोई भी मुसलमान भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले भी हैं, ठीक, फटाफट तेजी से बताओ। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, इसमें देसी मतलब स्वदेशी मूवमेंट की बात है, स्वदेशी मूवमेंट की बात है, ठीक है ना, उसके कुछ स्टेटमेंट हैं और उस पर आपको अपना ओपिनियन रखना, मतलब विचार रखना है। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित किया, करने में योगदान दिया। पहला पॉइंट आता है कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन कब चल रहा था भाई? देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता होगा, बंगाल का विभाजन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो होता है, बंगाल के दो हिस्से किए जाएंगे, एक बनेगा पूर्वी बंगाल, दूसरे बनेगा क्या? पश्चिमी बंगाल। तो उसी के दौरान जब उन्होंने जो है जो बंगाल का विभाजन कराता है वो कर्जन होता है। कर्जन कहता है बंगाल के दो हिस्से किए जाएंगे, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। अब इसमें बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होता है, बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होता है, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ठीक। तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला जाता है, मतलब जितने भी स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, जितने भी स्वदेशी प्रोडक्ट हैं उनको क्या किया जाएगा? तो उनको पूरी तरह से बूस्टअप किया जाएगा, मतलब उनको बनाया जाएगा, मतलब उनको और आगे बढ़ाया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। तो स्वदेशी प्रोडक्ट इंप्रूव किए जाएंगे और जो फॉरेन प्रोडक्ट हैं, फॉरेन गुड्स हैं, ठीक है ना, फॉरेन प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा? ठीक, सारे प्रोडक्ट को क्या? तो बायकॉट किया जाएगा, मतलब यूज नहीं किया जाएगा। तो यूज नहीं किया जाएगा तो जिसको यूज किया जाएगा डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ेगी। तो स्वदेशी यूज किया गया तो स्वदेशी की डिमांड बढ़नी है, मतलब स्वदेशी फिर से जीवित हो गया, ठीक है। जो अंग्रेजों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी के समय हुआ था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे तो भारत से किस तरह से सारा सामान ले जाके धीरे धीरे वहाँ पर अंग्रेजों में भर रही थी, भारत की इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी। तो बिल्कुल सही बात है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, बिल्कुल ठीक है। नेशनल एजुकेशनल काउंसिल बनती है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हो जाती है स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, ठीक है ना। बिल्कुल दोनों सही है, दोनों सही है। तो ए केवल एक सही है, बी दो सही है, सी दोनों, तो 1 and 2 बोथ आर राइट, यानी क्या है? तो दोनों सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते बड़े लंदी होते हैं, तो ये कोशिश नहीं हो पाएगी कि भाई सब 30 40 क्वेश्चन हो जाए, बड़े लंदी होते हैं, ठीक है ना। और इसको थोड़ा समझ के करना होता है, अगर समझ के नहीं किया तो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दोगे, गोलमाल हो जाएगा। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का उद्देश्य था धन की प्राप्ति के लिए अभियान करता है, तो सही या गलत? कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का अभियान धन की प्राप्ति के लिए करना चाहता था। कारण क्या हुआ? दक्षिण राज्यों पर कब्जे में करना चाहता, दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो भाई देखो, पहला उद्देश्य अलाउद्दीन खिलजी धन की प्राप्ति करना चाहता है, 100% सही है कि अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया का जो भी इन्वेजन करता है, ठीक है, चाहे बैटल ऑफ वारंगल हो, चाहे बैटल ऑफ देवगिरी हो, चाहे बैटल ऑफ जो है होयसल हो, ठीक है ना, मतलब कोई भी अटैक जो साउथ इंडिया का करता है, उन सबका पर्पज एक ही था कि वहाँ से केवल धनी प्राप्त, मनी प्राप्त करना, मतलब पैसे प्राप्त करना। तो ये सही है। दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना, कब्जे में बिल्कुल नहीं करना चाहता। अगर कब्जे में करना चाहता तो आज ये समस्या नहीं होती, साउथ इंडिया भी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में होता। मतलब सी सही गलत है और ए सही है। तो एक्सप्लेनेशन वाला हिसाब किताब खत्म। तो आर सही है और ए सही है, आर गलत है, यानी राइट आंसर क्या हो गया? तो सी आंसर। राइट आंसर क्या हो गया? तो सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण सिस्टम लागू किया, ठीक है ना, मूल्य नियंत्रण जो है प्रणाली लागू की। कारण क्या था? वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो ये गलत है यार। देखो, अपने कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, तो ये तो वैसे ही गलत है कि यार कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, इसलिए जो है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू की। तो दूर दूर तक बिल्कुल सही नहीं है। मतलब माली वो जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू करना चाहता था, उसका उद्देश्य था कम पैसे में बड़ी से बड़ी सेना रख सके, ठीक है, ताकि वो अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चला पाए, इस कारण से, और पूरा भारत को जीत पाए। इस कारण से वो कम पैसे में बड़ी सेना रखना चाहता था। तो ए सही है, आर गलत है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो गया? तो सी आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है, 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट में बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज, ठीक है ना, फॉर हिज टाउन प्लानिंग। तो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता था कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ठीक है ना, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा इसके मेन नगर थे, ठीक। अच्छा, इसमें जाना जाता फॉर, वहाँ पे थोड़ा सा कम ही ट्रांसलेशन हुआ। चलो हिंदी वाला ही उठा लेते हैं, ज़्यादा सही ट्रांसलेट होता है थोड़ा सा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। बिल्कुल सही बात है। 2 टाउन हड़प्पा और मोहनजोदारो के लिए। तो बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता में मेन जो नगर थे वो हड़प्पा और मोहनजोदारो ही हैं। तो हड़प्पा मोहनजोदारो के लिए मेन रूप से जाना जाता है कि कौन सा? तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदारो के लिए जाना जाता था, ठीक। तो मेन पॉइंट तो यही हो गया कि भाई हड़प्पा मोहनजोदारो के लिए जाना जाता है, अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, और अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जाना जाता है। तो ठीक, खूब बढ़िया, वहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाते हैं। अपने इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। तो अपने इंडस्ट्री के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता था कि नहीं? तो बिल्कुल जाना जाता था। वहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन खूब हुआ करते, जैसे लोथल औद्योगिक नगर था, जैसे धौलावीर जो चनहुदारो औद्योगिक नगर था, इंडस्ट्रियल टाउन था। तो बहुत बढ़िया इंडस्ट्री भी होती थी, एग्रीकल्चर के वर्क भी होते थे। हड़प्पा मोहनजोदारो मेन टाउन थे यहाँ के। टाउन प्लानिंग बड़ी अच्छी थी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो डी आंसर। मतलब सभी सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोगज कोई, बोगज का इंस्क्रिप्शन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। बोगज कोई इंस्क्रिप्शन का नाम सुना होगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? बोगज कोई इंस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट? यह मध्य एशिया तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। द नेम ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस आर फाउंडेड इन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन फ्रॉम ईयर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ऋग वैदिक देवी देवताओं के बोगज को इंस्क्रिप्शन जो है वो टर्की में पाया जाता है, तुर्की में, जैसे इंग्लिश में टर्की, हिंदी में तुर्की कहते हैं, ठीक है ना, तुर्की में कहते हैं। और ये कब का है? तो 1400 BC का है, 1400 BC का है। उसमें ऋग वैदिक के जो देवता लोग हैं, इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुणा, ठीक है ना, ये वैदिक काल के गॉड हैं। तो उनके नाम मिलते हैं कौन से इंस्क्रिप्शन में? तो बोगज को इंस्क्रिप्शन में, ठीक। इसी से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो आर्यंस थे वो माइग्रेट करके आते हैं कहाँ से? तो सेंट्रल एशिया से, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी आंसर होगा। मतलब बी
बिल्कुल सही आंसर है कि बोगस को इंस्क्रिप्शन से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट और जो है स्टेटमेंट और कॉज वाले क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक, नाम सुना होगा सभी ने, मोहम्मद बिन तुगलक का प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुआ। तो बिल्कुल सही बात है, एमबीटी का जो टोकन करेंसी जारी करता है, जो सांकेतिक मुद्रा जारी करता है, वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक जो अपना सांकेतिक मुद्रा जारी करता है वो फेल हो जाता है, ठीक है ना। उसके फेल होने का कारण क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो मुद्रा था निर्गमन का उचित कंट्रोल नहीं था, ठीक है ना। बिल्कुल अगर आप अपने पैसे को सही ढंग से जारी कर पाता, जैसे भारत सरकार क्या है ना, टोकन करेंसी जारी करती है। आज आपके पास 100, 200, 1000, 2000 के नोट्स होंगे, ठीक है ना। तो उस पर आप देख लो, अगर एक भी लकीर गायब हो जाए किसी नोट पे, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, तो वो कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों? वो कागज़ का टुकड़ा ही है। आपके पास बहुत सारे कॉपी किताब दुनिया भर के भरे पड़े हैं, दुनिया भर के कागज़ का टुकड़ा, बस वो रद्दी के समान है। क्यों? क्योंकि उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं, उस पर गांधी ढंग से नहीं बैठे हैं, ठीक। अगर कुछ ऐसा मिल जाए जिसपे सब कुछ चीज़ें सही सलामत हो, जैसे 2000 का नोट बनाया, उसी तरह का कोई नोट्स बनाए तो डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर सारा कट पेस्ट कर दे, कोई भी अंतर ना हो, तो भी ओरिजिनल नोट हो गया। और अगर वो कागज़ का टुकड़ा आप मना करते हो कि हम नहीं लेंगे, तो सरकार उठा के आपको जेल में डाल देगी। ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। यदि आपने कह दिया कि भाई देखो, कोई रिक्शा वाला आपसे कहता है कि आपने दिया उसको कि भाई 500 के नोट ले ले, वो रिक्शा वाला कहता है भाई हम नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे, वो कहेगा तुरंत आप उसके अगेंस्ट कहो भाई क्यों नहीं लोगे, तो कहेगा भाई हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारी इच्छा नहीं कि हम इस तरह की करेंसी नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को लेना चाहते हैं, ठीक है ना, वो वाली पाकिस्तान की करेंसी स्वीकार करना चाहते, तुरंत आपके अगेंस्ट केस हो जाएगा उसकी। क्योंकि भारतीय मुद्रा जो है, हमारी मनी जो टोकन करेंसी है, उसको कोई भी पर्सन एक्सेप्ट जो है उसको डिनाई नहीं कर सकता कि हम इस पर के कोई भी करेंसी नहीं चलाएंगे। अगर कोई मना करता है तुरंत उसके अगेंस्ट FIR हो जाएगा, और उसके बाद जो भी उसके ऊपर जो एक्ट लगेगा वो एंटी टेररिज्म मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटी एक्ट लगेगा, मतलब वो देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर चलेगा। तो आप कभी भी ऐसा गलती मत करना, गलती से भी, कि जो करेंसी आपको दी जा रही है चुपचाप स्वीकार कर लेना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, कंट्रोल नहीं कर पाता, इस कारण से इसका टोकन करेंसी फेल हुआ। यानी राइट आंसर क्या होगा बेटा, तो ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। होम रूल लीग आंदोलन, एक मूवमेंट का नाम सुना होगा आपने, होम रूल लीग मूवमेंट। तो होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नए चरण का आरंभ का द्योतक माना जाता है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन होता है, इसने देश के सामने एक सेल्फ गवर्नेंस की ठोस प्लानिंग रखी, एक सॉलिड प्लानिंग रखी। नेतृत्व गांधी ने किया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, गांधी तो थे ही नहीं, ठीक। क्योंकि डॉक्टर जो है, दो लोग थे इसके जो लीडर थे, एक तो इंडियन होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक का था, और होम रूल लीग श्रीमती सरोजिनी नायडू जी का था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष किया, तो बिल्कुल गलत है। अतिवादी उदारवादियों का पुनर्मिलन, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया, तो ए आंसर हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, तो ए आंसर, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच क्या होता, तो आंदोलन का मतलब इसने जो है देश के सामने किस चीज़ की योजना रखी, तो स्वशासन की योजना रखी, ठीक है ना। स्वशासन की योजना रखी किसने, तो होम रूल लीग आंदोलन में किसकी योजना रखी गई बेटा, तो स्वशासन की योजना, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में बताएगा। होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी हैं, थियोफिलिक सोसाइटी की स्थापना करती हैं, इंडियन जो है नेशनल में कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही हैं। अब इसमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, थियोफिलिक सोसाइटी तो ये बनाती ही नहीं है, ठीक है। तो थियोफिलिक सोसाइटी से इनका कोई लेना देना नहीं। अब थियोफिलिक सोसाइटी से कोई लेना नहीं। होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे, बिल्कुल इनका होम रूल लीग आंदोलन भी चला था। इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बार अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई है, तो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 और 3। 1 और 3 कितने नंबर पे है, तो सी नंबर पे, ठीक है ना। तो सी नंबर पे क्या है, तो 1 और 3, ठीक है ना। 1 और 3 राइट आंसर क्या होगा, तो सी आंसर। ठीक, तो चलिए आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहें, कोविड नियमों का पालन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।